सेक्शन 7 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस सेक्शन 7 इन द लास्ट क्लास. प्लीज बात नहीं, इतने सारे डायरेक्ट हो गए ना इसमें अब. मैं खुद भी ऐसा इतने सारे पढ़ाना है तुम लोगों को, सब पढ़ा देंगे. हाँ, सब पढ़ा देंगे. तुम जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे. जब कहोगे, जहाँ कहोगे, जैसा कहोगे पढ़ा देंगे. चलिए थोड़ा सा लिखने का काम प्रारंभ करो. द राइट टू possess, the right to possess, the right to possess must be a present or immediate right. Right to possess must be a present or immediate right. धारा 7 में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार. संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार. धारा 7 में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार. संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार वर्तमान में वो तात्कालिक रूप से होना चाहिए. वर्तमान में वो तात्कालिक रूप से होना चाहिए. It also provides for recovery of movable property. It also provides for recovery of movable property. ये धारा किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रतिदान के बारे में बात करती है. ये धारा किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रतिदान के बारे में बात करती है. Recovery of movable property. Such property must be specific. मैंने क्या इमूवेबल लिखवा? अच्छा. Such property must be specific as the person does not want a substitute property. इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य संपत्ति नहीं चाहता. वह व्यक्ति उस संपत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य संपत्ति नहीं चाहता. ऐसा है सर. इंग्लिश लॉ में एक टर्म है, इसको कहते हैं टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू. अब इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सब्जेक्ट काम का नहीं है. तुम लोग चाहो तो उसको डेटेन्यू लिख देना. क्या लिख देना? डेटेन्यू. उसको कहते हैं डेटेन्यू. अब क्या होता है सर इंग्लिश लॉ में, थोड़ा समझिएगा. इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को इलीगली अपने कब्जे में रख लेता है, कोई भी आपकी जंगम संपत्ति को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू. क्या कहते हैं? टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू. कल को सवाल आ सकता है कि ए टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू सूट फाइल अंडर विच सेक्शन. ठीक है ना, कि डेटेन्यू के अपकृत्य का वाद कौन सी विधि में, कौन से धारा में लाया जाएगा. अब क्या होता है, टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू का मतलब ये होता है कि सर अंग्रेजी लॉ में हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए आपका फोन है, आपके दोस्त ने इलीगली तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ है. अब जब उसे फोन मांग रहे हो अपना, तो वो दे नहीं रहा. उसके पास फोन था नहीं, आपने उसको प्यार मोहब्बत से दे दिया, ले चल यार यूज कर ले तू कुछ टाइम, तब तू नया फोन खरीद लेना. अब आज 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए और आपका फोन जो है वो इलीगल एक्टिविटी भी करता है. आपको भी पता है कि कुछ गलत काम भी करता है. तो आपको फोन लेना क्या है, मैंडेटरी हो गया भैया फोन लेना. क्योंकि IMEI नंबर किसका जाएगा? तुम्हारे फोन का जाएगा. तुम मुझसे फोन मांग रहे हो, लोग फोन नहीं दे रहा, तो टोर्ट में बनता है टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू. लेकिन यहाँ पर अपने ऐसा सीन नहीं होता है. हमारे यहाँ तो क्या होता है सर, हमारे यहाँ तो आप सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकते हो. टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू का मतलब क्या होता है समझिए, कि मतलब आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो उसके ऊपर. कौन सा केस फाइल कर सकते हो? क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो. अब तुम कहोगे सर यहाँ तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी तो हो रहा है ना, आपने उस एंट्रस्ट किया उसको प्रॉपर्टी के लिए. तो हाँ, वो भी हो सकता है. जैसे 404 वाले जो प्रावधान है वो भी लागू हो सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस अलग हैं. लेकिन ब्रिटिश लॉ अलग से एक टर्म देता है इसको, इंग्लिश लॉ एक अलग से नाम देता है. ऐसे बात समझ में आई? तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें, इन इंग्लिश लॉ if someone illegally detained any movable property
illegally detained any movable property, then it amounts to tort of detinue property, then it amounts to tort of detinue. अंग्रेजी विधि में यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी की जंगम संपत्ति धारित कर लेता है, अवैध रूप से किसी की जंगम संपत्ति धारित कर लेता है, तो उसे डेटेन्यू अपकृत्य माना गया है। If the said property is converted by the defendant, for his own use, then it is known as tort of conversion. यदि वही संपत्ति प्रतिवादी द्वारा स्वयं के उपभोग में ली जाए, तो उसे अपकृत्य का रूपांतरण कहा जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है सर, सिर्फ प्रॉपर्टी रखना टॉर्ट ऑफ डेटिन्यू बनाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी यूज करेगा, 404 में जो प्रावधान है सर, जैसे आप देखोगे आईपीसी में भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के प्रावधान है। मतलब संपत्ति जो होती है सर, संपत्ति के अंदर भी अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। अब तुम 404 पढ़ोगे, वहां पर कन्वर्ट करना जरूरी है खुद के उपयोग के लिए। मान लीजिए आपका दोस्त उपयोग नहीं कर रहा उसको, उसने फोन रखा हुआ है साइड में, लेकिन दे नहीं रहा आपका फोन वापस, क्या करोगे फिर? तो सेक्शन 7 में सूट फाइल करोगे। क्रिमिनल रेमेडी क्या है इसके लिए? क्या क्रिमिनल रेमेडी यूज करोगे इसके लिए? क्या कोई क्रिमिनल रेमेडी है? मान लीजिए आप अपना दोस्त फोन भूल गए अपने दोस्त के घर पे, आपको पता है कि फोन की लास्ट लोकेशन वही आ रही है, लेकिन वो मना कर रहा है, फोन नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे? क्रिमिनली क्या केस करोगे? कुछ बताओ। उसने खुद के उपयोग में कहाँ लिया उस संपत्ति को? खुद के उपयोग में लेगा तो ना यूज होगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉपर्टी। खुद के उपयोग में नहीं लिया तो, उसने अगर कन्वर्ट ही नहीं किया खुद के यूज के लिए, तो फिर क्या करोगे? उसे बस पटका हुआ है आपका फोन, व्हाट वुड यू डू? इज देयर एनी क्रिमिनल लायबिलिटी टू इट? सोचिए, मुझे सोच के बताइए, क्या कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है इस वाले पूरे सिनेरियो में? इज देयर एनी क्रिमिनल लायबिलिटी टू इट? कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, चाहे आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करो या फिर आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करो। दो प्रावधान है सर, 403 404 अलग अलग प्रावधान है। आपको मतलब आपराधिक दुर्विनियोग करे कोई व्यक्ति या फिर आपराधिक न्यास भंग करे कोई व्यक्ति, इसमें सर क्या होता है, खुद के लिए तो उपयोग में लाना पड़ता है ना चीज को। जैसे आपको रोड के ऊपर पर्स मिला या फोन मिला, आपने क्या किया, उसको रख दिया बस, लेकिन आपने उस पर्स के पैसे निकाले, खुद के ऊपर उड़ाए, तो फिर आपने यूज कर लिया, देन यू डिड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप नहीं करे तो फिर क्या करोगे? अंग्रेजी विधि में तो टॉर्ट ऑफ डेटिन्यू बन जाता है। बात समझ में आई? मतलब वो उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ, हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। हम सेक्शन 7 में सूट फाइल करते हैं बस। समझ में आई बात? हम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मांग करते हैं। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी रिकवर, वो प्रॉपर्टी खुद के लिए जिस दिन उपयोग में लेगा, ज्वाइन करना है मांग, जिस दिन वो प्रॉपर्टी खुद के लिए उपयोग में लेगा, द डे ही यूजेस द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज, उस दिन वो ऑफेंस बनेगा ना। डीएमपी हो या फिर सीबीटी हो, किस दिन बनेगा? उसी दिन बनेगा। चाहे 403 का ऑफेंस, 404 का ऑफेंस हो, किसके दिन बनेगा? वो उसी दिन बनेगा जब खुद के लिए उपयोग करना स्टार्ट करेगा ना। नहीं कर रहा है तो 403 404 405 405 का कब करेगा? उसी दिन बनेगा जब वो उसको उपयोग में लेना स्टार्ट। मान लीजिए उपयोग में नहीं लिया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आप 403 पढ़िए या 405 पढ़िए, दोनों में संपत्ति खुद के लिए उपयोग में लिया जाना आवश्यक है। नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1, स्पष्टीकरण 1।
इसमें लिखिए इट इन दिस एक्सप्लेनेशन इस स्पष्टीकरण में इस स्पष्टीकरण में इन दिस एक्सप्लेनेशन इस स्पष्टीकरण में a trustee may also sue a trustee may also sue a trustee may also sue for the possession of property vested in him for the possession of property vested in him इस स्पष्टीकरण में न्यासी 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 भी ऐसी संपत्ति के लिए वाद ला सकेगा भी ऐसी संपत्ति के लिए वाद ला सकेगा जिस संपत्ति का हित उसमें निहित है जिस संपत्ति का हित उसमें निहित है जिस संपत्ति का हित उसमें निहित है। ठीक है, ऐसे लिखिए he can file a suit as a beneficiary न्यासी किसी फायदाप्रद व्यक्ति की तरह वाद ला पाएगा वाद ला पाएगा। देखिए if court permit trustee he can also join as a party if court permit trustee he can also join as a party यदि न्यायालय न्यासी को अनुमति देता है तो वह स्वयं भी पक्षकार बन सकता है ब्रैकेट में लिखेगा ऑर्डर 1 रूल 8 क्या है ऑर्डर 1 रूल 8 कोई बताएगा मुझे? रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है ऑर्डर 1 रूल 8? रिप्रेजेंटेटिव सूट है सर। ब्रैकेट में लिखेगा आदेश 1 नियम 8 प्रतिनिधित्ववाद रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, हेडिंग डालिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 स्पष्टीकरण 2। ये इंपॉर्टेंट है सर, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है सर ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए टू फाइल ए सूट अंडर सेक्शन 7 it is not required that a plaintiff should be honored that the plaintiff should be an honor। धारा 7 में वाद लाने हेतु ये आवश्यक नहीं है कि वादी संपत्ति का स्वामी हो या संपत्ति को धारण करने के लिए कोई स्थायी अधिकार रखता हो और he possesses a permanent right upon such movable property पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दिस एक्सप्लेनेशन enables ये धारा किसी ऐसे व्यक्ति को भी वाद लाने हेतु सशक्त बनाती है दिस सेक्शन enables even such a person to bring a suit who has temporary or special right over such movable property सशक्त बनाती है। आगे लिखवाए सशक्त बनाती तक लिखवाए, आगे लिखिए सशक्त बनाती है जिसे संपत्ति पर कोई विशेष या अस्थायी अधिकार भी प्राप्त है पैराग्राफ से लिखिए देयर आर few examples of
There are few examples of temporary rights. There are few examples of temporary right. There are few examples of temporary right. देखिए, अस्थायी अधिकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अस्थायी अधिकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सेक्शन 170, सेक्शन 170, सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, धारा 170 भारतीय संविदा अधिनियम, सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, धारा 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा लिखिए, सेक्शन 173, सेक्शन 173 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, धारा 173 भारतीय संविदा अधिनियम। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेक्शन 47 धारा 47 सोगा एक्ट, एसओजी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, धारा 47 माल विक्रय अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। चौथा लिखिए, धारा 161, धारा 161 भारतीय संविदा अधिनियम, धारा 161 भारतीय संविदा अधिनियम, सेक्शन 161 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, पैराग्राफ में लिखिए, सेक्शन 7 talks about, section 7 talks about a movable property, a movable property which is identifiable, which is identifiable। धारा 7, धारा 7 उस संपत्ति के बारे में बात करता है जो कि पहचान करने योग्य है, जो कि पहचान करने योग्य है, जो कि पहचान करने योग्य है। सीपीसी लेके आए आप लोग? डज एनीवन हैव सीपीसी इन दिस क्लास? कोई बात नहीं, मैं इधर डायरेक्ट निकाल देता हूँ और अब थोड़ा सा काम करेंगे देखने का। थोड़ा समझिएगा सर, दो तरह की रिलीफ होती है, एक होती है अल्टरनेटिव रिलीफ, वैकल्पिक अनुतोष। मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया हुआ इस क्लास में कि एक तरह की रिलीफ होती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे? वैकल्पिक अनुतोष, अल्टरनेटिव रिलीफ। अब होता क्या चीज है उसको समझिएगा सर, ठीक है ना। जहां मैं बात करता हूँ अल्टरनेट रिलीफ की, तो अल्टरनेट रिलीफ अलग अलग मायनों में अलग अलग तरीके से काम करती है। धारा 7 और धारा 8 में जो अंतर है, इसके अंतर को भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू प्रोविजंस आल्सो। जिसके पास सीपीसी नहीं है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो बच्चे सुन लीजिए। सीपीसी में एक बार आपको निकालना होगा अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स ए। अब अपेंडिक्स ए क्या है इसको देखिए, तो अपेंडिक्स से परिशिष्ट क्या है, अपेंडिक्स सी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का मतलब होता क्या चीज है समझिए। अपेंडिक्स मतलब होता है कि फॉर्मेट दिया हुआ है, सबके क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट दिए हुए हैं कि समन का फॉर्मेट क्या होगा, प्रोक्लेमेशन का फॉर्मेट क्या होगा, उद्घोषणा करवाओ उसका फॉर्मेट क्या होगा, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, सबके फॉर्मेट दिए हुए हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। अपेंडिक्स ए, यहां से स्टार्ट करते हैं। अपेंडिक्स ए, ठीक है। अपेंडिक्स ए में हमें देखना है कौन सा, फॉर्म नंबर 32। ये कौन सा फॉर्म नंबर है, 1। ये सीपीसी बता रहा हूँ यहाँ से। अब सीपीसी में मैं आपको सीपीसी क्यों बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रीजन समझिएगा, रीजन समझिएगा, ठीक है। इसका एक बार रीजन समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसका रीजन क्या और डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, समझिए। देखिए अब 7 और 8 में मैं कुछ अंतर बताऊंगा आप लोगों को। 7 और 8 थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं 5 और 6 के अलग है। जैसे 5 और 6 स्पेशल थे खुद में, 7 8 भी खुद में स्पेशल है। अपेंडिक्स से चल रहा है सर, कौन सा आ गया, 13 आ गया ना। हमें जाना है कुछ पे 32 पे जाना है। ठीक है सर। अगर सेक्शन 7 में सूट फाइल करना है आपको, सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन 7 में सूट फाइल करना है आपको, तो आपको इस अकॉर्डिंग सेक्शन 7 एसआरए में अगर आपको सूट लेके आना है, वाद लेके आना है, आपको इस अकॉर्डिंग अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करना होगा। आप अपना जो वाद पत्र तैयार करोगे ना, वो फॉर्म नंबर 32 के तहत तैयार करोगे।
बहुत कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर सीनियर्स के पास जा रहे हैं, सर एक बार बता दो कि किस तरह से ड्राफ्ट तैयार करना है। कुछ नहीं करना सर, सब दिया हुआ है, सब कहाँ दिया हुआ है, सब डायरेक्ट में दिया हुआ है, देख लो बेसिक क्या है। ठीक है सर, ए एंड बी अबो नेम प्लेंटिव सो एंड सो को इसके दिन उसके गुड्स ने क्या किया, एस्टिमेट वैल्यू उसकी कितने रुपए है, फ्रॉम द डे कमेंसमेंट द सूट हैज बीन डिटेन, मतलब ये चीज ने डिटेन कर रखी है। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए आप, सेक्शन 7 में पार्टी दो चीजें मांग रही है, या तो मुझे डिलीवरी ऑफ गुड्स दे दो, मतलब मुझे मेरा सामान लौटा दो। मान लीजिए अंगूठी थी, सुनार को दी थी, सुनार के पास रह गई, आपने उसकी एस्टिमेट वैल्यूएशन लिख दिया, आपने क्या लिख दी, एस्टिमेट वैल्यू लिख दिया आपने। आप उसको कह रहे हो, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे 5 लाख रुपए की अंगूठी है, आपने 5 लाख रुपए की उसकी रकम भर दी। जो 5 लाख रुपए आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगी आपकी कोर्ट फीस लगेगी। बस यार सिंपल सी बात है, तुम जितना मांगो मांग लो, तुम तो 1 करोड़ की मांगो अंगूठी, अरे लालची लोगों को कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, लालची लोगों को कहीं तो रोकना पड़ेगा। तुमने अंगूठी दी सुनार को, हो सकता है घूम गई हो यार, अब तुम मांग रहे हो सर 5 करोड़ की अंगूठी थी हमारे, अरे ठीक है 5 करोड़ की थी ना, कोर्ट भी मान रहे थे अंगूठी 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की कोर्ट फीस पर। तो जो आप वैल्यूएशन भरते हो उसी के अकॉर्डिंग सूट वैल्यूएशन लगता है अपना, है ना, सूट वैल्यूएशन एंड कोर्ट फीस एक्ट आया है अपने इसमें, वो चीज लगती है। आगे देखिए क्या मांग रहे हैं सर, पहली चीज क्या मांग रहे हैं सुनार से कि भाई मेरे को दिया तो डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दे, देख जो गुड्स दिए ना वो मुझे वापस, यहाँ लिखा हुआ है और, मतलब या तो देख अंगूठी वापस कर दे, या तो गुड्स वापस कर दे, या फिर अगर डिलीवरी नहीं हो सकती तो इतना पैसा दे दे। तो आप कहोगे सर पैसा ही चाहिए था तो एसआरए में क्यों आया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी हो जाता ना। कॉन्ट्रैक्ट में देखो सिंपल पैसा मिलता है, सामान्य प्लेन कॉम्पनसेशन मिलता है, यहाँ मिलता है स्पेशल कॉम्पनसेशन। यहाँ क्या मिलता है, बात समझ में आई सर, ये आपका क्लेम है। और रुपीज कॉम्पनसेशन फॉर द डिटेंशन, अगर उसने डिटेन किया हुआ है, अगर वो देना नहीं चाहता तो इतने रुपए मेरे को वापस दे दे, अगर उसने निरुद्ध किया हुआ तो इतना पैसा यहाँ दे दे। लेकिन व्हेन यू रीड फॉर सेक्शन 8, किसके लिए पढ़ोगे आप, जब आप सेक्शन 8 के लिए पढ़ोगे, 8 का कौन सा सर, 39, वहां कुछ अलग ही कहानी चल रही है सर। 39 में अगर तुम सूट फाइल करते हो ना सर, यहां पर कोई कॉम्पनसेशन की बात नहीं है, यहां पर कोई भी कॉम्पनसेशन की बात नहीं है। यहाँ पहले क्या बोल रहा है कि भाई उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि वो उस अंगूठी को कहीं और ना बेचे, या फिर उस चीज को कहीं और ना बेचे। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, कंपेयर टू डिलीवर द सेम टू द प्लेंटिफ। पैसा कहाँ है, ये 8 है सर, ये 8 का है सर, देखिए ना ये 8 का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन और इंजंक्शन, ये जाता है सेक्शन 8 में। कहा जाता है सर ये, अब आप कहोगे सर कैसे पता लगा सेक्शन 8 में जाएगा, ये तो आप साथ में भी जा सकते हैं। नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, अभी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन बेसिक अंदर समझिए। जैसे सेक्शन 7 में जब आप सूट फाइल करते हो ना, तो कोर्ट आपको क्या करता है, कोर्ट आपको पैसा दे भी दे, प्रॉपर्टी दे भी दे, ना भी दे, पैसा ही तो देगा और क्या करेगा। लेकिन 8 में सर उल्टे सिस्टम पड़ते हैं पूरे। 8 में क्या होता है सर, सिस्टम पूरा उल्टा होता है 8 का। अब 8 में आ जाइए सर, थोड़ा सा 8 को देख रहे हैं। Liability of person in possession not as owner to deliver to person entitled to immediate possession. Any person having the possession of particular article of movable property which he is not the owner may be compelled to specify delivery person entitled to immediate possession of any of the following cases. क्या समझ में आ रहा है, सेक्शन 8 जो है सर वो कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में लगता है। सेक्शन 8 का लगता है सर लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में लगता है। क्या लगता है, लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में लगता है। इसका मतलब क्या है सर कि सेक्शन 8 जो है ना सर, 8 सेक्शन 7 में तो हम क्या आते हैं सर, अगेंस्ट द ओनर भी, मतलब ओनर के खिलाफ भी
केस फाइल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखता था कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी को होल्ड करने का कोई टेम्परेरी राइट भी है तो भी आप केस लिखा सकते हो। मतलब सेक्शन 7 में आप संपत्ति के स्वामी के विरुद्ध भी वाद लेके आ सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 में आप ओनर के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते। समझाऊंगा, अभी पूरा लेक्चर नहीं हुआ है, तुम लोग बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज इस तरह मत बैठो। देखिए सर, सेक्शन 8 में अगर सूट फाइल करना है तो उससे भी 4 कंडीशन में सूट फाइल कर सकते हो। ये 4 कंडीशन है, इसमें सूट फाइल होगा। मतलब सेक्शन 7 तो है जनरल, लेकिन सेक्शन 8 क्या है सर, इस 4 कंडीशंस में स्पेसिफिकली काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप कोई बच्चा आता है, सर आपके एक बार बुक्स दे दो, आपके नोट्स दे दो, मैंने बुक्स तो नोट्स दे दिए उसको, अब वो लौटा नहीं रहा है, तो मैं उसके खिलाफ सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकता हूँ। समझ में आई बात? सेक्शन 8 अगर कंसर्न है, सेक्शन 8 के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सेक्शन 8 में सिर्फ 4 तरह की कैटेगरी आएगी, तो भी आप सूट फाइल करोगे। बात समझ में आई सर? अंतर लिखाऊं दोनों के क्या, 7 और 8 के? हाँ, तो इधर लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए सेक्शन 7 और बीच में लाइन डाल दीजिए। और बताओ, ज्यादा लंबी लाइन मत डालना, 4 5 6 लाइन डालना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबे लंबे अंतर दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज जनरल इन नेचर। साथ में लिखिए पहला पॉइंट, इट इज जनरल इन नेचर। ये एक, इसकी प्रकृति एक सामान्य है, इसकी प्रकृति एक सामान्य है, इसकी प्रकृति एक सामान्य है। इट इज जनरल इन नेचर। इधर लिखिए, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। सेक्शन 8 में लिखिए, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यह एक विशिष्ट प्रकृति के वादों के लिए है, यह एक विशिष्ट प्रकृति के वादों के लिए है। इधर लिखिए, साथ में लिखिएगा दूसरा पॉइंट, द सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ऑनर ऑल्सो, द सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ऑनर ऑल्सो। संपत्ति के स्वामी के विरुद्ध भी वाद किया जा सकता है, संपत्ति के स्वामी के विरुद्ध भी वाद किया जा सकता है। द सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑनर ऑल्सो। और ब्रैकेट में क्या लिखेगा, ब्रैकेट में लिखेगा ड्यू टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 7, ड्यू टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 7। क्योंकि स्पष्टीकरण 2 धारा 7 ये बताती है, क्योंकि स्पष्टीकरण 2 धारा 7 ये बताती है। बताता ना टेम्परेरी राइट है आपके पास में, तो भी आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है सर? इधर लिखिए 8 में लिखिए दूसरा पॉइंट, नो सूट अगेंस्ट ऑनर, नो सूट अगेंस्ट ऑनर, नो सूट अगेंस्ट ऑनर। इधर लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें साथ में, स्वामी के खिलाफ कोई वाद नहीं संस्थित किया जाएगा। स्वामी के खिलाफ, संपत्ति के स्वामी के खिलाफ कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। लिखिए थर्ड में, सूट एज पर फॉर्म नंबर 32 अपेंडिक्स ए, सूट एज पर फॉर्म नंबर 32 अपेंडिक्स ए, सूट एज पर फॉर्म नंबर 32 अपेंडिक्स ए। वाद प्रारूप संख्या 32 परिशिष्ट क के अनुसार होगा। वाद प्रारूप संख्या 32 परिशिष्ट क के अनुसार होगा, परिशिष्ट क के अनुसार होगा। इधर लिखिए 8 में लिखिए सर थर्ड पॉइंट, द सूट एज पर फॉर्म नंबर 39 ऑफ अपेंडिक्स ए, वाद प्रारूप संख्या 39 परिशिष्ट क के अनुसार होगा। चौथा पॉइंट लिखिए सर सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में कौन सा पॉइंट चल रहा है? चौथा। इसमें लिखिए, इन द अल्टरनेटिव रिलीफ the party may claim compensation. In the alternative relief the party may claim compensation.
एज पर फॉर्म नंबर 32, एज पर फॉर्म नंबर 32 लिखिए। वैकल्पिक अनुतोष के रूप में पक्षकार, वैकल्पिक अनुतोष के रूप में पक्षकार, वैकल्पिक अनुतोष के रूप में पक्षकार, वैकल्पिक अनुतोष के रूप में पक्षकार प्रतिकर मांग सकते हैं, प्रतिकर मांग सकते हैं, प्रतिकर मांग सकते हैं। ब्रेक में लिखिएगा प्ररूप संख्या 32, प्ररूप संख्या 32 इधर लिखिएगा। Only property has to be given, only property has to be given, only property has to be given, only property has to be given। केवल संपत्ति ही देनी होगी, केवल संपत्ति ही देनी होगी, केवल संपत्ति ही देनी होगी। कौन संपत्ति है सर यहाँ पर? जंगम संपत्ति। कौन संपत्ति है यहाँ पर? हाँ, ब्रैकेट में लिखना फॉर्म नंबर प्रारूप संख्या 39, फॉर्म नंबर 39, ठीक है ना सर? लिखिए और लिखिए और लिखिएगा। एक लाइन और लिख लीजिए, 5 और लिखिए। All kinds of suit related to recovery of movable property, all kinds of suit related to movable property, all kinds of suit related to movable property, समस्त प्रकार के जंगम संपत्ति के प्रतिधरण के मामले यहाँ आएंगे, समस्त प्रकार के जंगम संपत्ति के प्रतिधरण के मामले यहाँ आएंगे। Only suit specified under section 8A to D comes under this act, केवल वह वाद इसके अंतर्गत आएंगे, केवल वह वाद इसके अंतर्गत आएंगे जो कि धारा 8A से लेकर D तक दिए गए हैं। Only suit specified under section 8A to D come under this section, A to D एक विशिष्ट अलग सेपरेट काइंड की प्रॉपर्टी है, समस्त प्रकार की से अलग कुछ कैटेगरी बनाई है इन्होंने A to D, वो इस सेक्शन ऐड में आते हैं बस। A to D कुछ अलग प्रकार के भी पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं। अब इसको होने दो पहले, ठीक है ना सर जी? सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है सर? आ जाइए, अब A to D को समझ लेते। A to D है क्या? A to D देखिए, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff, कहने मतलब क्या है सर, वो समझिए। ऐसा है, गर्मी का दौर आ गया है सर। क्या आ गया है? गर्मी का दौर आ गया। मान लीजिए मैं वोल्टास की एजेंसी है मेरे पास, वोल्टास का अधिग्रहण है मेरे पास, ठीक है ना सर? एजेंसी है मेरे पास, मेरा नाम है प्रतीक, मेरा नाम क्या है? प्रतीक नाम है मेरा, और मैं प्रिंसिपल हूं। इस क्लास के 7 बच्चे हैं, ऐसा में कितने संभाग है? 7 संभाग है। पहले कितने थे? 9 कर दिए थे, वापस 7 कर दिए ना उन्होंने कन्वर्ट, ठीक है ना? निशांत हो गया। और कौन सा बच्चा बच गया? हाँ, सपना लिख देते हैं।
एक बच्चा रह गया, ठीक है ना सर। मान लीजिए 7 बच्चे हैं ये। अब ये 7 मेरे एजेंट हैं। क्या हैं ये? सारे सारे मेरे एजेंट। मेरा काम है वोल्टास, मेरे पास एजेंसी वोल्टास की एसी बेचने की। ये सारे अलग अलग संभाग संभालते हैं। ये कोटा संभाग, ये बीकानेर संभाग है ना, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा संभाग, सो एंड सो फोर, ऐसे करके इन्होंने सबने अलग अलग संभाग पकड़े हुए हैं। और सबको मैंने दिए हुए 50-50 एसी। कितने दिए एसी दिए हुए? मान लो मेरे 50 एसी जो मैंने इनको दिए थे, निशांत ने और लोकेश ने मिलकर क्या किया, घबला कर दिया उसमें, और दोनों ने एसी रख लिए। तो मेरा सामान अगर मेरा एजेंट रख लेता है तो मैं सूट फाइल करने कहाँ आऊंगा? सेक्शन 8 में। बात समझ में आई? एक और लाइन लिखी है इसमें, हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। अब आप कहोगे सर ट्रस्टी भी चोरी कर सकता है। हाँ सर, ट्रस्टी क्यों चोरी नहीं कर सकता? मान लीजिए मैंने मेरी प्रॉपर्टी का एक हॉस्पिटल खोला मैंने, ठीक है ना, हमारी फैमिली के पास में पूरे राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के, बट ऑल्दो वी हैव अपॉइंटेड ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? मैनेजर। कल को ट्रस्टी को कोई चीज दी गई थी और ट्रस्टी ने क्या किया उस प्रॉपर्टी के साथ में, गबन कर लिया उस प्रॉपर्टी का, उसने प्रॉपर्टी खा लिया, तो ट्रस्टी के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो समझ में नहीं? पहला पॉइंट समझ में आया? समझ में? ये एक स्पेशल तरह के सूट्स होते हैं। देखिए इनके अंदर ऐसा है कि आप अगर मेरे एजेंट हो, तुम सबको 50-50 एसी दिए थे और ये कहा था कि इस महीने तुम्हें 50 एसी सेल करने अपने पूरे संभाग में, 50 एसी मैंने इनको पहुंचा दिए और पैसा इनको, एजेंट है ना मेरे, तो पैसा थोड़ी मांगूंगा इनसे मैं। लेकिन मान लीजिए 50-50 एसी दोनों मिलकर खा गए, तो हु विल द रेस्पॉन्सिबल? केस कहाँ फाइल करूंगा फिर? इसलिए 39 में जब आप जाते हो ना सर, तो आपसे इनको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सिर्फ इनसे सामान चाहिए कि वापस सामान दे दो। दूसरा देखिए, compensation in money would not be an adequate relief। मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। अरे सर पड़दादी की पड़दादी ने एक अंगूठी दी थी, खानदानी अंगूठी। अब घर में जो भी बहू बनती है उसको सबसे पहले क्या मिलती है? वो अंगूठी मिलती है। और वो अंगूठी से मिलती है, मतलब जनरेशन से जनरेशन में चीज पास ऑन हो रही है। अब जब वो अंगूठी है, वो अंगूठी आप सुनार को दो रिपेयर करने के लिए और सुनार को खो दे, उसकी वैल्यूएशन है क्या कुछ? तो सिक्स शूट कहाँ हो जाएगा? 8। सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट क्या बोलता है उसको समझिए। When it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। आप लोगों ने मूवी देखी खट्टा मीठा? देखी क्या? वो राजपाल यादव पेंट का डिब्बा पेंटिंग पे मारता है फेंक के, और फिर उसको साफ करने के लिए वो कपड़ा नहीं दे रहा, तो बाहर से कोई उसको रंग रहा होता है, उसको उठा के। अब मान लीजिए वो पेंटिंग एम एफ हुसैन ने बनाई है, क्या एक्चुअल लॉस कितना हुआ है तुम अंदाजा लगा सकते हो उस चीज का? एम एफ हुसैन की पेंटिंग के ऊपर पूरा काला कपड़ा मार दिया, वो कभी ठीक हो पाएगी? तुम एक्चुअल लॉस कितना किया तुमने, तो उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। एक और बात, ये जो बी और सी है ना, तुम कह रहे हो हमारी दादी माँ की अंगूठी है, या फिर तुम कह रहे हो कि ये पेंटिंग हमारे लिए बहुत महत्व होती। हाँ सर, इन दोनों में सबूत का भार किस पर रहेगा? सबूत का भार किस पर रहेगा? किस पर रहेगा सर सबूत का भार? तुम बताओ किस पर रहना चाहिए? पढ़ो। Unless and until contrary, the court shall presume any article of which property claim presume that compensation money would not afford the adequate relief। किस पर रहेगा सर? अरे डिफेंडेंट पे रहेगा भैया, प्रतिवादी पर रहेगा। सामने वाली पार्टी ने बोला ना कि यार ये तो एम एफ हुसैन की पेंटिंग थी, तो हमने फिर बोलेगा ना सर काई की एम एफ हुसैन की पेंटिंग है, ये मिल रही है एसवीडी गेट में 100 रुपए में, मैं लाके दूं एम एफ हुसैन। बात समझ में आई? ऐसा हो सकता है ना सर? काई की दादी माँ की अंगूठी, कोई दादी माँ की पीतल की अंगूठी थी, दादी माँ की अंगूठी पीतल की अंगूठी थी। हाँ मानता हूँ मत तो होता है, लेकिन अब क्या करें, पीतल की अंगूठी थी तो फोटो पड़ी हो तो मैं सेम टू सेम वैसी बना दूंगा।
समझ में ही बात। तो कोर्ट तो हमेशा क्या मानेगा, कोर्ट तो हमेशा मानेगा नहीं नहीं सही बोल रहा है पार्टी। कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रहा है यहाँ पर, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम कर रहा है कोर्ट कि हाँ यार एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है भाई वो चीज। कोर्ट क्या कह रहा है, हाँ यार मनी एडुकेट रिलीफ नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, बी और सी में, प्रतिवादी पर रहेगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने की थी, सामने पार्टी ने मान ली। क्या मीठी चाहिए, इतनी मीठी चाय, तो शक्कर घोल के लाया चाय में। चाय एक ऐसी चीज है ना, अगर परफेक्ट चाहिए हो ना सर, परफेक्ट चाहिए, तुम्हारा दिन इतना अच्छा कर देना वो। पर आजकल परफेक्ट चाय बनती कहाँ है, गंदी चाय बनाते सब लोग। आजकल चाय के नाम पे तो आइसक्रीम कुल्फी के फ्लेवर बेच रहे हैं दुकानों पे। तुम देखे अमृततुल्य और ये कौन कौन से पंडरपुरी, पता नहीं कितनी चाय दुकानें खुली है जयपुर में। चाय के नाम पर क्या है, कुल्फी का फ्लेवर, चॉकलेट चाय, क्या भाई चाय पिला दे। मैंने एक बात देखी है, नोट करिए, जितनी महंगी जगह पे जाओगे चाय पीने उतनी थर्ड क्लास चाहिए। चाय की जरूरत क्या है, मैं तो बता रहा हूँ, एक अच्छी चाय नहीं मिलती, इतनी मीठी चाय थी है, तो मजा ही नहीं आया चाय पीने का। सुबह से मेरी पहली चाय थी, आज 2 दूध की थैली लेके आया था, कल सुबह सुबह गर्म करा था, दोनों ही फटी दूध की थैली। मैंने कहा छोड़, जब तेरी नसीब में आज चाय नहीं है। देखिए सर, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। हम एक एग्जांपल देता हूं मैं, डी वाला क्लोज समझिएगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। ऐसा था सर, मेरे एक मित्र आए, मेरे एक मित्र कहाँ से आए, मेरे मित्र आए दुबई से, मेरे मित्र कहाँ से आए, दुबई से। उन्होंने चलती क्लास में फोन किया कि यार मैं आया हुआ हूँ, जस्ट फ्लाइट लैंड ही हुई है, मैं निकल रहा हूँ सीकर, तो यहीं से निकल रहा था बीटू बाईपास से ही, तो एक बार तेरा ये बीटू बाईपास के इससे निकल रहा था, गोपालपुरा बाईपास से, एक बार तेरे लिए कुछ लाया था दुबई से, तो एक बार ले ले। मैंने क्लास 2 मिनट पॉज करी, नीचे गया, मित्र से मिला 5 मिनट, और उसने मेरे लिए खजूर लेके आया, वो दुबई से क्या लाया, खजूर। अब खजूर का जो डिब्बा था, दे आर वेरी प्रीमियम खजूर, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते मैंने यार डब्बा किसका दिया नीचे, मैंने कहा छोड़ो, मेरे को याद नहीं रहा, मैं चला गया। वापस आया तो मुझे पता लगा कि यार खजूर तो क्लास में ही है। देखा तो यहाँ गायब, कैमरे में देख रहा हूँ मैं, अपने चेक कर रहा हूँ कि कौन खजूर का डिब्बा ले गया, तो मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कोई बच्चा सबको बांट दिया उसने, बर्थडे बोल के, मेरा बर्थडे आज, सबको बांट भी दिया और डब्बा भी अपने साथ ले गया। तो केस फाइल करूंगा नहीं करूंगा, ये वो केस है व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। अरे रॉन्गफुली ट्रांसफर होगी ना सर, तो उसके लिए सूट फाइल करूंगा नहीं करूंगा मैं। यार एक तो मित्र मेरा लाया इतनी दूर से, चीजों को छोड़ दिया जाए, लेकिन खजूर तो चलो सस्ती चीज है, खजूर का तो शौक भी नहीं हुआ तुम्हें, लेकिन मान लीजिए वो आईफोन लाया होता तो फिर छोड़ा जाता, बताओ, गलती से आईफोन का डब्बा ले गया, रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गई ना सर, यहाँ पड़ी थी उठा के ले गई, ट्रांसफर हो गई ना, उसको चली गई ना गलती से, मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे आए उठाया और अच्छा देख लिया, और क्या। खाने पीने की चीज तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे ना, लेकिन बाकी चीजों को तो यू कैन गेट बैक ना। मैंने जो आईफोन लाया था या फिर कोई एयरपोर्ट लाया था, वो ले गया दोस्त ने, जो भी स्टूडेंट था उसने बोला यार मेरे पास एप्पल का आईफोन तो है, लेकिन एयरपोर्ट मिल जाता तो मजा जाता, या एप्पल वॉच हो जाती तो और मजा जाता था, मैं पूरा इकोसिस्टम बना देता एप्पल का, क्या पता ले जाए वो। तो इस तरह के 4 स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला कौन सा है, एजेंट वाला, आपने एजेंट या फिर आपके ट्रस्टी ने कोई घपलाबाजी करी है। दूसरा केस है जहाँ पर सर मनी जो है वो एडुकेट रेप नहीं है। तीसरा चीज है जहाँ पर एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उसका पता लगाना है बहुत मुश्किल है। और चौथा चीज है जहाँ पर प्रॉपर्टी रॉन्गफुल ट्रांसफर हो गई है। सवाल दिखा दूं एक, सवाल दिखा दूं एक आपको। 8 में, आप 8 में आइए ना। देखिए 39 तो बोलता है कि कोई कॉम्पनसेशन का क्लोज है ही नहीं वहां पे, तो उसके आंसर दूंगा मैं आपको क्लास के एंड में, केस के साथ आंसर दूंगा। अब देखो, अब जो चीज मिली नहीं थी तो कहां से लाएगा आदमी, कोर्ट देता कॉम्पनसेशन ये लास्ट में, लेकिन पार्टी मांगती कॉम्पनसेशन नहीं है। अगर पार्टी कॉम्पनसेशन मांग लेगी तो फिर तो पार्टी अपनी रकम तय कर लेगी। अगर पक्षकार खुद अपनी रकम तय कर ले, तुम अपनी रकम तय कर लो कि मैं इतने में बिकूंगा या इतने में मैं खुश हो जाऊंगा, तो फिर तुमको तुम्हारी उससे ज्यादा रकम कैसे देगा कोर्ट।
इसलिए देखिए तुम अपनी रकम तय कर लोगे ना कि देखो यार सामने वाली पार्टी से 2 लाख रुपए मांगे तो मतलब 2 लाख रुपए तक ही तुम मांग सकते हो। तुमने कुछ नहीं लिखा, तुमने लिखा कि बस मुझे जो लॉस हुआ है वो मेरे को वो चीज वापस चाहिए, पैसा तुमने मांगा नहीं, तो फिर कोर्ट तुम्हें 5-7 लाख रुपए भी दिला देगा। लेकिन तुमने आप खुद को लिमिटेड कर लिया तो फिर तुमको उतना फिर एक्सेसिव थोड़ी मिलेगा, क्योंकि तुमने किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, तुमने संविदा तो भंग करी है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था सुनार से कि सर अंगूठी को ठीक कर देना, उसे बोला ठीक कर दूंगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया, पर कॉम्पनसेशन भी तो मिलेगा। लेकिन वो इतना नहीं है जितना एसआरए देता है, एसआरए में भर के कॉम्पनसेशन मिलता है। क्या? हाँ, एक सवाल दिखा देता हूँ। हाँ, सवाल दिखा रहा था मैं। दो 2024 का, 24 का नहीं है शायद, 21 का है शायद। कब का है? 21 का है यार, 21 का, सॉरी। क्या होता है ना, इतने सारे चीजें चलती रहती है दिमाग में तो मैं भूल जाता हूँ कौन साल का सवाल। आप सोचिए मैं इतने सारे सवाल याद कर लेता हूँ कि वो सवाल उस साल का है, ये सवाल उस साल का है, क्यों है याद है? क्योंकि मैं बहुत बार देखते रहता हूँ बार बार। तुम लोग भी सवाल देखते रहा करो कि क्या सवाल पूछे, सवाल रिपीट होते हैं सर आरजेएस में। ये पुट्टा स्वामी 2017 के पेपर में दिखाया था मैंने आपको, ये पुट्टा स्वामी आपको इस वाले पेपर में दिखा, 24 वाले पेपर में भी सवाल रिपीट होते हैं सर। इस साल श्रेया सिंगल रिपीट होगा आईटी में। इस साल जो सवाल आएगा कौन सा आएगा? डेफिनेटली आएगा, 101% आएगा। अभी पेपर रिवील कर देता हूँ। 70 में से एक सवाल तो बता दिया, कौन सा? देखिए ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन हमें अच्छे सवाल को नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है सारे का वो सवाल। वो जो सवाल आया था ना सर मेरे लास्ट एग्जाम में जो मैंने दिया था 21 वाला, ये सवाल में मैंने, आप मानेंगे नहीं, ये जब सवाल मैंने एग्जाम में सोल्व किया था तो मैंने इसके वो नहीं पढ़े थे, मैं इसके सवाल को ऊपर नहीं पढ़ा था, मैंने इसके 4 ऑप्शन देखे थे। इसके क्या देखे थे मैंने सवाल सोल्व किया था 4 ऑप्शन देख के। अभी तुम खुद बताओगे 4 ऑप्शन देख के तुम खुद सवाल सोल्व करोगे? तुम एक बार चारों प्रोविजंस को पढ़ लो सवाल दिखाने के पहले। अरे एक बार पढ़ो बैरेक में, पढ़ो भाई पढ़ो, चारों प्रो ए से डी तक पूरा पढ़ो, एक बार पढ़ लो अच्छे से। प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया सर सवाल? ठीक है ना, देखिए इधर देखिए, पहले हिंदी मीडियम वालों को मौका दिया जाए। आंसर क्वेश्चन सब्जी मंडी तक बोलना नहीं है, मन में रखना है। इधर देखो मेरे को मत देखो, क्या आंसर होगा मन में रखना, आंसर मन में रखो, वो सब नहीं पढ़ने का, सीधा चलो, ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले सवाल पढ़ोगे तो घूम जाओगे, सीधा ऑप्शंस पे आओ, कौन सा सही नहीं लग रहा, सीधा ऑप्शंस पे आओ, कौन सा सही नहीं लग रहा, सवाल मत पढ़ो, सीधा ऑप्शंस पे आओ। ये सवाल मैंने बिना उसको पढ़े सोल्व किया था, क्योंकि मैंने जब ऊपर पढ़ा तो उसने बहुत सारी बातें घुमा फिरा के लिखी थी, बच्चा वही फंस जाता। हाँ जी, क्या रहेगा आंसर? हिंदी में वाले बच्चे क्या रहेगा आंसर? शीतल क्या आंसर रहेगा इसका? आप बताइए मैडम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को लिए स्पेशल 2 मिनट और दिया जाता है।
क्या गलत लग रहा है चारों में? क्या गलत है? हाँ मनीषा, क्या गलत है? चारों जो आपने पढ़े होंगे ना 8 के 4 प्रोविजन, उसमें 4 क्या गलत है? शीतल क्या गलत है चारों में से? शांति से पढ़ो, रटो मत, रटोगे तो दिक्कत है। बुद्धि को जनरेट कीजिए। क्या आंसर रहेगा सपना? हाँ सपना, क्या आंसर रहेगा? ये बोलो तो टफ सवालों में बताते हैं लोग बात कि बहुत टफ सवाल पूछा है सारे में, कहीं का टफ? ये टफ सवाल बोल रहे थे लोग पेपर के आए थे ना। क्या आंसर है सपना इसका? अरे बताओ, अरे नारी शक्ति से बताइए क्या है, क्या होगा इसका आंसर? मनीषा, शीतल, सपना, मीनू, आप भी बता सकते हो क्या आंसर होगा इसका? ये क्लास बढ़ेगी नहीं आगे जब तक ये तुम बताओगे नहीं। अरे बुक खोल लो और देखो चारों में से क्या गलत, क्या है जो मिस्टेक कर रखा है। फर्स्ट, पहले में कहाँ मिस्टेक हो रही है? इधर बताओ, इधर देख के कहाँ मिस्टेक है पहले में? पहले में क्या चीज है मिस्टेक? ये चीज बात समझ में आई? लोग तब बता रहे थे सवाल को कि बहुत टफ सवाल आया है, 4 ऑप्शन में घुस जाओ सीधा। ये तो है, ये भी है, ये भी है, अरे ये निर्णय है, ये तो सीधा ऐसे जब दिमाग करता है ना सीधा, तब तुमको लगा कौन सा एग्जाम निकलना है। समझोगे तो समझ के बहुत से ना आसान। The things is claim not held by the defendant, अरे हेल्ड किया है तभी तो केस किया है जेंटो ट्रस्टी पे, तो गलत है ये पहला ही। तो कॉम्पनसेशन मनी नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडुकेट रिलीफ, हाँ यार पैसा उसको एडुकेट रिलीफ नहीं दे रहा है, या फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है उसके लिए असर्टेन करने की एक्चुअल डैमेज कितना है, सही बात है। या फिर व्हेन द पोजीशन ऑफ थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम द प्लेंटिफ, सर सब तीनों ठीक है, तो गलत क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से खेलो। सपना समझ में आया? इतना हमें लगना चाहिए क्या? कहां फंसे रहते इनमें पढ़ने में? Any person having the position of control of the particular article of movable property which he is not the owner may not have compelled to deliver to the position entitled to its immediate possession which of the following case, इसने घुमा फिरा के लिखा है उसको। तुम सोचोगे कि यार ओनर तो ओनर के खिलाफ तो केस फाइल कर ही नहीं सकते 8 के अंदर, तुम वहां फंसोगे तो फंस जाओगे। इन 4 ऑप्शंस में से गलत क्या है? आंसर वही था इसका। एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो। अब तुम सवाल में जाओगे तो यहाँ फंसोगे। के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विशेष वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, जिसका वो स्वामी नहीं है, वह उसके अविहित कब्जे के लिए हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में की दशा में से उसका विनिर्देश परिधान करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा। सवाल पढ़ोगे तो फंस जाओगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे आपको ऑप्शंस में जाना पड़ता है, और ये उस टाइप का सवाल था। बच्चे टफ कह रहे थे इसकी लैंग्वेज को, बच्चे कह रहे थे ना कि सर टफ सवाल पूछा इन्होंने। हाँ सर टफ है ये सवाल, इसकी लैंग्वेज जो है ये रिवर्स पूछी इन्होंने। कैसे पूछी? घुमा के पूछ रहे सवाल, लेकिन ऑप्शंस कैसे घुमाएगा? ठीक है ना सर। देखो ये पेपर जो है वो टफ नहीं होते हैं, तुम अपने अंदर वो कैलिबर लेके आओ टफनेस वाला। हाँ, और ऊपर का जो लाइन पूछ लिखी ना उन्होंने, उसको घुमा दिया इन्होंने, उसको घुमा के उसको जब नई में भी इन्होंने एक तो नई में घुसा दिया, उसके ऊपर से जो लाइंस लिखी हुई ना, जैसे आप उसको पढ़ोगे सेक्शन 8 में, एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर व्हिच ही इज नॉट द ओनर मे बी कंपेल्ड टू एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन इन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वहां पर नोट लगा दिया उसने। तुमको देखिए वो चीज, ये स्मार्टनेस होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। क्या बोलते हैं इसे? तुम स्ट्रीट स्मार्ट हो अगर
एग्जाम में देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका लो बहुत अच्छा हो गया वो इस क्लास में पढ़ते पढ़ते, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे होंगे। लो में तुम कुछ पूछ लो उनको सब आता है। बहुत से बच्चे तुम देखना जुडिशरी फील्ड में, बहुत सारे बच्चे, तुम ही नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं लो में, तुम उससे कुछ भी पूछ लो कोई भी सवाल तो वो सब बता देंगे, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होगा क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है कि सर वो जो बुद्धिमत्ता चाहिए होती है ना प्रीलिम्स का पेपर सोल्व करने के लिए, वो लेके आओ अपने अंदर। और वो आती कैसे? वो आती तब है जब आपने थोरोली पढ़ा हो सिलेबस, अच्छे से पढ़ा हो सिलेबस। एक आप 5 सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट जाओगे एग्जाम में। लेकिन आप कभी भी देखना कोई भी एग्जाम है, भले से वो XYZ डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, एक बार बस बुक्स उठा के से गो थ्रू कर लो, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मैंने वो माइंड सेट भी पढ़ा है, मैंने ऑल इंडिया का एक भी पढ़ा है। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। जंग जीती जाती है कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस आता है मल्टीपल टाइम रिविजन से। समझ में? जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो आपको ऑप्शंस ऐसे नींद में दिखाई देंगे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। उसके लिए तैयारी लगती है, उसके लिए लगता है हार्ड वर्क। प्लीज मेहनत कीजिए, ठीक है? देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है, सपोज दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इट वाज अर्लियर नोट इन द ओल्ड एसआरए। जो पुराना एसआरए था 1877 का, उसमें ये नहीं था एक्सप्लेनेशन। फिर एक जूरिस्ट हुए, उनका नाम था फ्रेडरिक पोलक। क्या नाम था? जूरिस्ट फ्रेडरिक पोलक। फ्रेडरिक पोलक ने ये सुझाया कि यहाँ पर एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, क्योंकि वादी के लिए बहुत मुश्किल है बताना कि वो किस तरह से मत चुकी थी उसके लिए, क्योंकि वो तो इमोशनली अटैच ना उस चीज से। ये जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया ताकि सबूत का भार किस पर डाला जा सके? डिफेंडेंट पर। कल को ये भी आ सकता है इन द केसेस वेयर द कॉम्पनसेशन इज नॉट द प्लेंटिफ, तो या फिर दोनों सिचुएशन देके बोल सकता है इन दोस केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन प्लेंटिफ डिफेंडेंट। ये सवाल भी आ सकता है इससे, क्योंकि इसको भी रिवर्स करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? अब बच्चा क्या समझता है कि ये तो सबूत का भार तो उसी पे होगा जो ये चाहता है। आधा अधूरा ज्ञान पढ़ के जाता है ना बच्चा, तो क्या समझता है एविडेंस में तो वही लिखा है, सबूत का भार किस पर होगा? वही व्यक्ति होगा जो अपने पक्ष में कोई निर्णय आदेश चाहता हो, है ना? द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन सच पर्सन who wants some judgment or decree from the court, who want to assert any liability to the court। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। समझ में आई बात? डिफेंडेंट आंसर होता है। तुम लोग ये बात समझ लेना अच्छे से, ये भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। दिस क्वेश्चन दे विल आल्सो आस्क अंडर द एमसीक्यू। देखिए ना, ये यकीनन ऐसे सवाल जो आपको मिलेंगे ना सर, ये सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोस थिंग्स। कुछ सिमिलरली भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मतलब बिल्कुल आप कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, नहीं, देयर आर वेरियस थिंग्स दोज आर सिमिलर बिटवीन सेक्शन 7 एंड 8। अब सिमिलर क्या क्या चीज है लिख लीजिए। Order 20 Rule 10 would apply in the cases of section 7 and 8, would apply in the cases of section 7 and 8। आदेश 20 नियम 10 धारा 7 व 8 के मामले में लागू होगा। धारा 7 व 8 के मामले में लागू होगा। क्या है सर 20-10? कोई बताएगा मुझे? कैन समवन प्लीज टेल मी व्हाट इज Order 20 Rule 10? सात और 8 नहीं, Order 20 Rule 10 क्या है? उसके लिए क्या है, क्या चीज है रिकवरी करने के लिए? रिकवरी तो होगा ही डेफिनेटली, 7 और 8 की बात कर रही है तो 20-10 क्या है? हाँ क्या है मीनू 20-10? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज Order 20 Rule 10? नो वन। बहुत दुखी होने वाली बात है मेरे लिए 20-10। मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि दे आर द स्पेशल काइंड्स ऑफ ऑर्डर और डिक्रीज। ये जो डिक्री है क्या है? Order 20-10 डिक्री है। किस मामले में?
मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में, मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में जो डिक्री आएगी वो कहाँ लिखी हुई है? 2010 में लिखी हुई है। ऐसे मुझे निराश मत किया कीजिए, आपको बहुत बार सवाल भी तो कितनी बार दिखाया मैंने आपको। वैसे ही सर, अरे ये बंद कैसे हो गया? अरे नहीं किया, मेरे तरफ मत देखिए प्लीज। अरे नहीं भाई, मेरे को नहीं याद। बेसिक इंस्टिंक्ट ऐसा हो सकता है, बट मुझे खुद वगैरह भी लग रही है। मैंने किया था तुम? अरे मुझे नहीं पता। पढ़ाते पढ़ाते कर दिया होगा शायद ना। ये बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना, जैसे आप कार चलाते रहे तो सामने कोई आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक पे पांव चला जाएगा, खाली रोड पे ऑटोमेटिकली रेस बढ़ जाएगी। ये वो मेमोरी जो होती है वो उसमें चला जाता है काम। मेरे को ऐसे देख रहे हो क्या करता है याद भी। हाँ तो सर सुनिए बात, एक और सिमिलरिटी इनके बीच में लिखिए प्लीज। द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, जंगम संपत्ति में पारित की गई कोई डिक्री का निष्पादन, जंगम संपत्ति में पारित की गई कोई डिक्री का निष्पादन, जंगम संपत्ति में पारित की गई कोई डिक्री का निष्पादन ऑर्डर 21, ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 नियम 31 के तहत किया जाएगा। ऑर्डर 21 नियम 31 के तहत किया जाएगा। क्या लिखा है? एनी डिग्री पास इन मूवेबल प्रॉपर्टी shall be as per order 21 rule 31, order 21 rule 31, order 21 rule 31। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ सिमिलर नहीं है इनके बीच में, इनके बीच में बहुत सारी चीजें स्लीप सिमिलर भी है, ठीक है ना। देयर आर वेरियस थिंग्स जो सिमिलरिटी भी बनाती है इनके अंदर।